हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम आपके अपने यूट्यूब चैनल तनु क्लासेस में। दोस्तों आज हम लोग लेके आए बायोलॉजी का टॉप वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आप इसको मॉडल सेट भी बोल सकते हैं, मॉडल पेपर भी बोल सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इसमें जितने भी क्वेश्चन है वो सभी आपके मॉडल पेपर से और जो क्वेश्चन बैंक है उससे लिया गया है। ठीक है, आप लोग को क्या करना है, मैं आपको टोटल 10 सेट करवाऊंगा। जैसे कि ये सेट 1 है यानी कि पार्ट 1 है। टोटल दोस्तों मैं आपको 10 सेट करवाऊंगा। अगर आप बायोलॉजी के इन 10 सेट को कर लेते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूं दोस्तों 60% जो ऑब्जेक्टिव है, 60 से 70% ऑब्जेक्टिव आपका यहीं से पूछा जाएगा। तो आपको क्या करना है, आज ये पार्ट 1 है, इसी तरीके से पार्ट 2 आएगा, पार्ट 3 आएगा। आपको सभी वीडियो को ध्यान से देखना है। और ये हम लोग हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में करेंगे, इसलिए दोनों बच्चे दे सकते हैं आराम से। जो भी क्वेश्चन आपसे नहीं बने प्लीज आप उसको अच्छे से नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट लेकर के बार बार रिवीजन करेंगे, क्योंकि एग्जाम का टाइम जो है वो बहुत ही कम है। ठीक है, और जो बच्चे जो है आंसर दे सकते हैं वो फटाफट मेरे साथ साथ आंसर देते हुए चलेंगे, इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बढ़ेगा। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका था। आप लोग का टाइम बिल्कुल भी नहीं लेंगे, फटाफट हम लोग सभी क्वेश्चन को करते हुए निकलेंगे। पहला क्वेश्चन है, इनमें से किसमें निषेचन के लिए जल माध्यम आवश्यक है? यानी कि इनमें से किसमें निषेचन के लिए जल माध्यम जो है वो होना बहुत जरूरी है? पुष्पी पौधा में, ब्रायोफाइट्स में, जिम्नोस्पर्म में, या फिर इनमें से सभी में? तो इसका जो राइट आंसर होगा, बिल्कुल बहुत बच्चे ने बिल्कुल सही लगाया है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ब्रायोफाइट्स। यानी कि इनमें से निषेचन के लिए जल माध्यम की आवश्यकता होती है वो ब्रायोफाइट्स में होती है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन के लिए किसमें दोस्तों होती है? ब्रायोफाइट्स में जो है नीड होती है, यानी कि जरूरत होती है। इंग्लिश वाले बच्चे थोड़ा सा अच्छे से इंग्लिश को पढ़ के समझ लेंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, हीमोफीलिया के संबंध में निम्न में से कौन सबसे भिन्न है? हीमोफीलिया के संबंध में निम्न में से कौन सबसे अलग है? ठीक है, वही आपको चुनना है। इसका जो राइट आंसर होगा बिल्कुल आपका हो जाएगा वो है एक्स संलग्न प्रभावी डिसऑर्डर, यानी कि एक्स लिंक डोमिनेंट डिसऑर्डर। सेलेक्ट द ऑड वन विद रिस्पेक्ट टू द हीमोफीलिया, यानी कि हीमोफीलिया के संबंध में उसके रिस्पेक्ट में कौन यहाँ पर डिसऑर्डर है, कौन सबसे अलग है भाई? वो है एक्स संलग्न प्रभावी डिसऑर्डर। आप लोग अच्छे से क्वेश्चन को समझते हुए निकलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, मिनीमाटा बीमारी जो है वो किसके कारण होता है? यानी कि मिनीमाटा जो डिसीज होता है वो किसके कारण होता है? पोल्यूलेंट ड्यू टू पोल्यूटेंट। ठीक है, SO2 के कारण, H2S के कारण, मरकरी के कारण, सीसा के कारण। तो इसका जो राइट आंसर होगा, बिल्कुल बहुत बच्चे ने सही लगाया, इसका राइट आंसर आपका मरकरी होगा। ठीक है, मरकरी के कारण मिनीमाटा बीमारी होता है। मिनीमाटा डिसीज जो है वो मरकरी के कारण होता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, इनमें से कौन ज्यादा दूध देने वाली गाय की प्रजाति है? डॉर्सेट, या फिर हॉलस्टेन, या फिर पश्मीना, या फिर नेलोर? तो दोस्तों 4 का जो राइट आंसर होगा, बिल्कुल इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा वो है हॉलस्टेन। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो दूध देने वाली गाय की जो प्रजाति है वो हॉलस्टेन है। आपने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत भी फेमस क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाई मिल्क यील्डिंग वैरायटी ऑफ काउ? यह है आपका हॉलस्टेन, यानी कि राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, द्विखंडन किसमें पाया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने आपको करवाया भी, थ्योरी में भी पढ़ाया है। अमीबा में, पैरामीशियम में, जलकुंभी में, या फिर अमीबा और पैरामीशियम दोनों में? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों 5 का, बिल्कुल आपका हो जाएगा वो है अमीबा और पैरामीशियम दोनों में। यानी कि जो द्विखंडन है, जो फिजन की विधि है, बाइनरी फिजन की जो विधि है, वो किसमें पाया जाता है? अमीबा और पैरामीशियम दोनों में, यानी कि अमीबा और पैरामीशियम बोथ में। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, XX और XO टाइप में लिंग निर्धारण में मादा सिर्फ एक प्रकार के अंड देती है, या फिर मादा के पास सिर्फ एक X क्रोमोसोम होता है, या फिर नर के 2 X क्रोमोसोम होते हैं, या फिर नर होमोगैमेटिक होते हैं? ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बिल्कुल इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा वो है मादा सिर्फ एक प्रकार के अंड देती है। XX और XO टाइप में जो लिंग निर्धारण है वो क्या है कि मादा सिर्फ एक प्रकार के अंड देती है। राइट आंसर आपका 6 का वो हो जाएगा ए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन आपका 7, द्वितीयक प्रदूषक है एरोसोल, CO2, पान, या फिर CO? तो जो द्वितीयक प्रदूषक है यानी कि सेकेंडरी जो पोल्यूलेंट है वो निम्न में से कौन है? इसका जो राइट आंसर होगा, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा पान। तो द्वितीय प्रदूषक हो गया आपका पान, राइट आंसर आपका ऑप्शन सी। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन आपका 8, ताइचुंग 1 किसकी किस्म है? ताइचुंग 1 यानी कि हम लोग बोल सकते हैं ताइचुंग नेटिव 1 जो है वो किसकी वैरायटी है, किसकी किस्म है? गेहूं की, धान का, गन्ना का, मक्का का? इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों बिल्कुल आपका हो जाएगा वो है धान का, यानी कि ऑप्शन बी धान का। ठीक है, तो ताइचुंग 1 जो है वो किसकी किस्म है? वो धान की किस्म है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, गैमेट्स के युग्मन को कहते हैं परागण कहते हैं, सिनगैमी कहते हैं, या फिर क्या कहते हैं? फटाफट आप लोग आंसर देंगे और बिल्कुल इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा वो है सिनगैमी। ठीक है, तो गैमेट्स के युग्मन को सिनगैमी कहते हैं। 9 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पर सिर्फ आपको क्वेश्चन नजर कराया जा रहा है, फटाफट आप लोग आंसर देते हुए चलेंगे, बिल्कुल आपको टाइम नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि एग्जाम का बिल्कुल भी दोस्तों काफी कम दिन बचा है। ठीक है, देखिए इनमें से कौन जीनोटाइप 4 अलग प्रकार के गैमेट्स बनाएंगे? कौन सा जीनोटाइप निम्न में से है वो जो कि 4 अलग अलग प्रकार का गैमेट्स बनाएंगे, यानी कि एक प्रकार का बोल सकते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट्स कौन निम्न में से बनाएंगे? इसका जो राइट आंसर होगा, बिल्कुल इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा वो है कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, और कैपिटल सी। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी, यानी कि ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, पारिस्थितिक तंत्र, या फिर बोल सकते हैं इकोस्टिक सिस्टम। ठीक है, इकोसिस्टम बोल सकते हैं या फिर पारिस्थितिक तंत्र बोल सकते हैं। इस शब्द का जो प्रयोग है वो सबसे पहले किसने किया था? ऑडम ने, टेंसले ने, वारिंग ने, गार्डनर ने? ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, इसलिए इसको बीबीआई लगाते हैं और बहुत ही अच्छी बात है,
है? इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों बिल्कुल आपका हो जाएगा टेंसलेन है, यानी कि ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? टेंसलेन है। तो पारिस्थितिक तंत्र या फिर इकोसिस्टम जो है इसका सबसे पहले प्रयोग टेंसलेन ने किया था। अब देखिए इस क्वेश्चन नंबर 12, अलैंगिक जनन द्वारा हजारों पौधों को उत्तक संवर्धन की कौन सी विधि से बनाया जाता है? अलैंगिक जनन के द्वारा हजारों पौधों को उत्तक संवर्धन का कौन सा विधि है जिसके द्वारा बनाया जाता है? यानी कि मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग थाउजेंड ऑफ प्लांट्स थ्रू टिश्यू कल्चर इज कॉल्ड, क्या कहा जाता है? सूक्ष्म प्रजनन या फिर सोमेटिक संकरण या फिर सोमेटिक भ्रूणोद्भव या फिर एंथर संवर्धन। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों बिल्कुल आपका हो जाएगा वो है सूक्ष्म प्रजनन, यानी कि ऑप्शन ए। ठीक है, सूक्ष्म प्रजनन। तो अलैंगिक जनन के द्वारा जो हजारों पौधों का जो उत्तक संवर्धन की विधि के द्वारा जो बनाया जाता है, ठीक है, उसको कहते हैं सूक्ष्म प्रजनन, यानी कि इसी को बनाया जाता है। अब देखिए इस क्वेश्चन, सूक्ष्म प्रजनन विधि से ही बनाया जाता है, समझ गए? अब देखिए इस क्वेश्चन को नंबर 13, इनमें से किसे बंगाल का आतंक कहा जाता है? ये भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं, बड़ा फिल्म को, जलकुंभी को, अकेब को, केला को। तो इसका जो राइट आंसर होगा बिल्कुल आपका हो जाएगा जलकुंभी, यानी कि ऑप्शन बी। तो इनमें से जो जलकुंभी है उसको बंगाल का आतंक कहा जाता है, समझ गए? अब देखिए इस क्वेश्चन को नंबर 14, होलोड्रिक जीन उपस्थित होते हैं एक्स क्रोमोसोम में, वाई क्रोमोसोम में या फिर सेक्स क्रोमोसोम और ऑटोसोम में या फिर ऑटोसोम में। तो इसका जो राइट आंसर होगा बिल्कुल आपका हो जाएगा वो है वाई क्रोमोसोम में, यानी कि ऑप्शन बी। तो होलोड्रिक जीन जो है वो उपस्थित होते हैं वाई क्रोमोसोम में। 14 का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन नंबर 15, अम्ल वर्षा का जो कारण है वो क्या है? अम्ल वर्षा का कारण क्या है, रीजन क्या? फटाफट आंसर देंगे। बिल्कुल इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा SO2 SO3। तो अम्ल वर्षा का जो कारण है वो क्या है? SO2 और SO3, यही आपका अम्ल वर्षा, यानी कि एसिड जो काउज है उसका है SO2 SO3। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का। अब देखिए इस क्वेश्चन नंबर 16, कृत्रिम वीर्य सेपन का उपयोग नहीं किया जा सकता है, किसमें? घोड़े में, ऊंट में, मछली में या फिर बकरी में। तो कृत्रिम वीर्य सेपन का जो प्रयोग है, उपयोग है, वो किसमें नहीं किया जाता है? फटाफट बिल्कुल 16 का आपका राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका दोस्तों मछली में, यानी कि ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? मछली में। तो कृत्रिम वीर्य सेपन का जो उपयोग है वो किसमें नहीं किया जाता है? वो मछली में नहीं किया जा सकता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में कितना हो जाएगा आपका 17। क्वेश्चन को मैंने थोड़ा बड़ा कर दिया ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखे। प्लाज्मोडियम की संक्रमण अवस्था है, फटाफट आप लोग आंसर देंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्पोरोजोइट्स या फिर ट्रोपोजोइट्स या फिर दोस्तों आपका तीसरा ऑप्शन है क्रिप्टोजोइट्स या फिर चौथा ऑप्शन है आपका मेटाक्रिप्टोजोइट्स। ठीक है, तो प्लाज्मोडियम की जो संक्रमण अवस्था है वो क्या है दोस्तों? 17 का जो राइट आंसर होगा बिल्कुल आपका हो जाएगा वो है स्पोरोजोइट्स, यानी कि ऑप्शन ए। तो प्लाज्मोडियम के संक्रमण की अवस्था है स्पोरोजोइट्स। अब देखिए इस क्वेश्चन 18, डायबिटीज का कारण है, डायबिटीज का कारण क्या है? सोडियम आयन की कमी, आयोडीन की कमी या फिर एंजाइम की कमी या फिर हार्मोन की कमी। तो इसका जो राइट आंसर होगा बिल्कुल आपका हो जाएगा वो है हार्मोन की कमी, यानी कि ऑप्शन डी। तो डायबिटीज का जो कारण है वो हार्मोन की कमी, यही एक रीजन है। ठीक है, मैं फिर से आपको बता दूं, टोटल आपको 1 से लेकर के 10 सेट करवाया जाएगा और इन सभी सेट को आप कर लेते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूं इससे लगभग 60 से 70% क्वेश्चन आपका लड़ेगा ही। इसके लिए आप बिल्कुल निश्चित हो जाइए, बिल्कुल, समझ गए? अब देखिए इस क्वेश्चन 19, डेयरी फॉर्म में उपलब्ध होता है। डेयरी फॉर्म में क्या उपलब्ध होता है? दूध, मक्खन, पनीर या फिर सभी, यानी कि ऑल। डेयरी फॉर्म में क्या अवेलेबल होता है? 19 का जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा वो है सभी, यानी कि दूध, मक्खन, पनीर, ये जो है डेयरी फॉर्म में ही उपलब्ध होता है। अब देखिए इस क्वेश्चन को नंबर 20, टी सेल्स जो है उत्तरदायी है, वो क्या करने के लिए उत्तरदायी है? फटाफट आंसर देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टी सेल्स उत्तरदायी है, बहुत इंपॉर्टेंट। इसका जो राइट आंसर होगा बिल्कुल इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा वो है सेल्स मेडिएटेड प्रतिक्रिया हेतु, यानी कि सेल मेडिएटेड प्रतिक्रिया हेतु टी सेल्स जो है वो उत्तरदायी है। अब देखिए इस क्वेश्चन को नंबर 21, डायबिटीज रोगी के मूत्र में रहता है, वसा रहता है, प्रोटीन रहता है, लवण रहता है, फिर शर्करा रहता है। तो डायबिटीज रोगी जो होता है उसके मूत्र में क्या रहता है? इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों बिल्कुल आपका हो जाएगा वो है शर्करा, यानी कि ऑप्शन डी। तो डायबिटीज रोगी के मूत्र में शर्करा रहता है, यानी कि शुगर रहता है, समझ गए? 21 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान देंगे डायबिटीज के पूछा है, ना कि आपको कोई और, ध्यान देंगे अच्छे से। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इस क्वेश्चन को नंबर 22, डार्विन अपना यात्री के दौरान किस द्वीप पर गए थे? अपने यात्री के दौरान, अपने यात्री जो उसका हो रहा था उसके दौरान किस द्वीप पर वो गए थे? इसका जो राइट आंसर होगा पहले, हाँ बिल्कुल 22 का जो राइट आंसर दोस्तों वो आपका हो जाएगा गैलापेगो द्वीप, गैलापेगो द्वीप। तो डार्विन अपनी यात्रा के दौरान किस द्वीप पर गए थे? गैलापेगो द्वीप पर गए थे। अब देखिए इस क्वेश्चन को नंबर 23, लगभग कितने वर्ष पूर्व पृथ्वी पर जीवन का प्रथम कोशिकीय रूप प्रकट हुआ था? यानी कि कितने वर्ष पहले पृथ्वी पर जो है जीवन का सबसे पहला कोशिकीय रूप प्रकट हुआ था? 200 मिलियन वर्ष या फिर 1200 मिलियन वर्ष या फिर 2000 मिलियन वर्ष या फिर 4000 मिलियन वर्ष? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और 23 का जो राइट आंसर होगा बिल्कुल आपका हो जाएगा वो है 2000 मिलियन वर्ष पहले जो है प्रथम, यानी कि पृथ्वी पर सबसे पहला कोशिकीय रूप प्रकट हुआ था। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। बहुत अच्छी क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए इस क्वेश्चन को नंबर 24, मानव का विकास कहां हुआ था? अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया? और बहुत ही इजी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर बिल्कुल आपका अफ्रीका हो जाएगा, वो है ऑप्शन बी। ठीक है, मानव का जो विकास है सबसे पहले अफ्रीका में हुआ था, ह्यूमन्स एरोज इन अफ्रीका। अब देखिए इस क्वेश्चन को नंबर 25, जीवन पहले से विद्यमान
जीवन से ही निकल कर आता है। इस सिद्धांत को जो है किसने प्रदर्शित किया था, यानी कि कौन इसको कहा था। जीवन पहले से विद्यमान जीवन से ही निकल कर आता है, यानी कि पहला जो जीवन होता है उसी से निकलकर एक दूसरा जीवन बनता है। ये बात किसने कही थी, ये सिद्धांत किसकी है, अपेरिन की, डार्विन की, लुई पास्चर की, हाल्डेन की। 25 का जो राइट आंसर होगा बिल्कुल आपका वो हो जाए लुई पास्चर, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अब देखेंगे इस क्वेश्चन नंबर 26। डिंबवाहिनी नलिका, जिसको हम लोग बोलते हैं फेलोपियन ट्यूब, ये गर्भाशय तथा योनि मिलकर बनाती है। नर सहायक नलिकाएं, स्त्री सहायक नलिकाएं, फिर गर्भाशय ग्रीवा या फिर अंडाशय पीठिका। तो 26 का जो राइट आंसर दोस्तों बिल्कुल आपका हो जाएगा वो है स्त्री सहायक नलिकाएं, यानी कि ऑप्शन बी। तो डिंबवाहिनी नलिका, जिसको हम लोग बोलते हैं फेलोपियन ट्यूब, ये गर्भाशय तथा योनि मिलकर बनाती है स्त्री सहायक नलिकाएं, यानी कि ऑप्शन बी। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन नंबर 27। शिश्न का अंतिम वर्धित भाग एक रीली, ठीक है, त्वचा से ढका होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि शिश्न का जो अंतिम भाग है वो वर्धित भाग एक ढीली त्वचा से, ढीली लिखा हुआ है, ढीली त्वचा से ढका होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, अग्रछद, अधिवृष्ण या फिर ग्लास पेंसिल या फिर वृष्ण जलिकाएं। तो इसका जो राइट आंसर होगा बिल्कुल आपका हो जाएगा वो है अग्रछद, यानी कि ऑप्शन ए। 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए अग्रछद। अब देखिए इस क्वेश्चन नंबर 28। WHO का पूर्ण रूप क्या है, WHO का पूर्ण रूप क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर बहुत लोग वर्ल्ड ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ, तो क्या इसका राइट आंसर दोस्तों WHO जो है वो स्वास्थ्य के लिए, स्वास्थ्य इंग्लिश होता है हेल्थ, इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन बी वो WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे दोस्तों, मैंने आपको टोटल 28 क्वेश्चन करवाया। और एक चीज दोस्तों आपको बताना हम लोग भूल गया कि देखिए टोटल 28 क्वेश्चन मैंने आपको ऑब्जेक्टिव करवाया, फिर आपको कुछ लघु उत्तर भी करवाएंगे, यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन, और जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो किसी नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे। ठीक है, तो आज हम लोग जो है लघु उत्तरीय प्रश्न भी पढ़ लेते हैं इसी वीडियो में। इससे क्या होगा कि वीडियो भी थोड़ा सा छोटा बना है, जिससे कि दोस्तों एक ही वीडियो में आपका लगभग सभी चीज कंप्लीट हो जाए। तो आप लोग क्या करेंगे, लघु उत्तरीय प्रश्न के लिए प्लीज स्क्रीनशॉट लेते हुए चलेंगे और अपने कॉपी में या फिर नोट करते हुए चलेंगे वीडियो को रोक रोक करके। और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लघु उत्तर देखेंगे सभी, इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम है, इसके लिए आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, आपको बस ध्यान से वीडियो को देखना है और समझना है। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है दोस्तों वो क्या आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आपको करवाना है कि युग्मक जनन और भ्रूणोद्भव के बीच जो है अंतर है उसको स्पष्ट करें। देखिए कई बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए आप लोग प्लीज ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर एक युग्मक जनन है, एक भ्रूणोद्भव है। ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी कराया है लेकिन अभी भी करवा रहा हूं। सबसे पहला पॉइंट है आपका, यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा गया इसलिए आपको कम शब्दों में आंसर देना है। सबसे पहला है युग्मक बनने की प्रक्रिया युग्मक जनन कहलाती है, इनका डेफिनेशन लिख देना है। युग्मक बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, युग्मक जनन कहलाती है, और इस प्रक्रिया में नर तथा मादा दोनों युग्मक बनता है, नर तथा मादा। वहीं पे भ्रूणोद्भव का बात अगर करेंगे तो जायगोट से भ्रूण बनने की प्रक्रिया को हम लोग भ्रूणोद्भव कहते हैं। जायगोट से भ्रूण बनने की जो प्रक्रिया उसको हम लोग क्या कहते हैं, भ्रूणोद्भव। और इस प्रक्रिया में जायगोट की कोशिका का विभाजन होता है, यानी कि जायगोट का कोशिका का विभाजन होता है किस प्रक्रिया में, भ्रूणोद्भव में। अब दूसरा पॉइंट है आपका, इस प्रक्रिया में यानी कि युग्मक जनन प्रक्रिया में मियोसिस प्रक्रिया द्वारा द्विगुणित मियोसाइट्स से नर और मादा युग्मक का निर्माण होता है। वहीं पे अगर भ्रूणोद्भव का बात करेंगे तो इस प्रक्रिया में द्विगुणित जायगोट के बार बार माइटोटिक कोशिका विभाजन के फलस्वरूप भ्रूण का निर्माण होता है। तो दोनों चीज आप अच्छे से देख लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 2, ध्यान से देखिए। आप इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे क्या करेंगे, प्लीज इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और थोड़ा सा वीडियो को रोक करके या फिर समझ लीजिए। समझ गए? अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखिए 2 आपका, अनिषेक जनन से आप क्या समझते हैं, अनिषेक जनन से आप क्या समझते हैं। तो कुछ प्राणियों जैसे कि रेडिफर्स हो गया, मधुमक्खी हो गया, पक्षी हो गया, इसके बिना निषेचन की क्रिया के संपन्न हुए ही नए जीव का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार की जो घटना है उसको हम लोग बोलते हैं अनिषेक जनन। समझ गए? तो कुछ प्राणी है जैसे कि रेडिफर्स हो गया, मधुमक्खी, पक्षी, इसके बिना निषेचन की जो क्रिया के संपन्न हुए हैं उसी को हम लोग नए जीव का निर्माण होता है और इस प्रकार की घटना को अनिषेक जनन कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, एंटीबॉडी के कार्यों का उल्लेख करें। यानी कि एंटीबॉडी का जो कार्य होता है उसके बॉडी का उल्लेख करने के लिए कह रहा है और आपको ध्यान होना चाहिए, शॉर्ट क्वेश्चन है यानी कि लघु उत्तरीय है, तो आपको कम शब्दों में आंसर देना चाहिए। आप चाहें तो ये दोनों पॉइंट को भी लिख देंगे तो आपको मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, एंटीबॉडी निम्नलिखित रूप से कार्य करता है। सबसे पहला पॉइंट है, जीवाणु को एंटीबॉडी इस तरह से आवृत यानी कि ढक देता है जिससे कि फैगोसाइट उसे पहचान सकता है। इसे हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे, आइसोनाइजेशन। तो आइसोनाइजेशन का अगर कभी आपको डिफिनेशन पूछ दे तो आप आराम से डिफिनेशन दे सकते हैं कि जीवाणु को एंटीबॉडी इस तरह से आवृत यानी कि ढक देता है, आवृत ढक देता है जिससे हम लोग फैगोसाइट्स उसे पहचान सकता है, जिससे हम लोग फैगोसाइट्स उसे पहचान सकते हैं और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोनाइजेशन। वहीं पे अगर एंटीबॉडी का बात करते हैं तो एंटीबॉडी जो है वो बैक्टीरिया द्वारा स्रावित विषाक्त पदार्थ को उदासीन बना देता है और इसी उदासीनता कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, उदासीनता कहते हैं। तीसरा है आपका, एंटीबॉडी एंटीजन से संयुक्त होकर वृहत आकार अघुलनशील जटिल पदार्थ तैयार करता है जो कि एंटीजन के विशेष जैव कार्य में बाधा पहुंचाता है, इसे हम लोग बोलते हैं एग्लूटिनेशन। राइट, ठीक है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन आपका हो जाएगा 4। इंग्लिश वाले बच्चे प्लीज अच्छे से देख लेंगे यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, संलग्नता तथा विनिमय में अंतर स्पष्ट करें। संलग्नता और विनिमय ये दोनों है और शॉर्ट क्वेश्चन है तो आप आराम से 2 पॉइंट में लिखेंगे, आपको मार्क्स मिल जाएगा। कोशिश करें आप ज्यादा से ज्यादा लिखने का। अब पहला पॉइंट आपका है कि संलग्नता किसी गुणसूत्र के जींस को साथ साथ रखती है।
संलग्नता जो है वो किसी गुणसूत्र के क्रोमोसोम के जो जीन होते हैं उसको साथ साथ रखती है। वहीं पे विनिमय जो है गुणसूत्र के जीन्स को अलग कर देता है, यानी कि पृथक करता है, जिसे हम लोग नए संयोग बनते हैं, जिससे क्या बनता है, नए संयोग बनता है, समझ गए। और संलग्नता वो साथ साथ रखता है। दूसरा पॉइंट, जिन्स के पास स्थित होने पर संलग्नता की तीव्रता बढ़ती है, यानी कि जिन्स के पास अगर स्थित हो जाए तो संलग्नता जो है उसकी बढ़ेगी, यानी कि तीव्रता जो है बढ़ेगी। और जिन्स के अधिक समीप होने पर विनिमय की आवृत्ति जो है घटती है, यानी कि बिल्कुल अपोजिट होती है, समझ गए। तीसरा पॉइंट है, इसके द्वारा जनक जो है लक्षण संतति में बने रहते हैं, इसके द्वारा जनक लक्षण संतति में बना रहता है और ये संतान में जनक लक्षणों को बदल देता है, और ये जनक लक्षणों को बदल देता है। चौथा पॉइंट है, आनुवंशिकी विज्ञों द्वारा जीवों में नई प्रजाति के निर्माण को रोकते हैं और ये नई प्रजातियों के निर्माण में सहायक होते हैं। समझ गए, चीजें आपको अच्छे से समझ में आ रही है, सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आ रही है, मजा आ रहा है आप लोगों को नहीं। चलिए एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा कि आज का क्लास आपको कैसा लगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, और आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते, जो कि बहुत ही, क्या बताओ दोस्तों, बहुत गलत बात है यार। आप लोगों के लिए इतना करते हैं, बस आप लोग छोटा सा रिक्वेस्ट है, वीडियो शुरू होने से पहले या फिर वीडियो खत्म होने के बाद, यानी कि अभी खत्म होगा तो आपको प्लीज वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम वगैरह में जहां भी हो प्लीज एक बार शेयर कर देना है। इससे क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ेंगे और आप लोगों के लिए और ज्यादा से ज्यादा हम लोग मेहनत करेंगे, ठीक है। क्योंकि बच्चे ज्यादा देखते हैं तो ऑब्वियसली बात है, मोटिवेट मिलता है। हर कोई है जो आपको ज्यादा याद होगा आप ज्यादा याद करेंगे, कम याद होगा आप कम याद करेंगे। अभी आप इस तरह से समझ, ज्यादा बच्चे देखेंगे ऑटोमेटिक है हम और अच्छा से अच्छा क्वेश्चन लाने की कोशिश करेंगे, इंपॉर्टेंट और अच्छा से अच्छा टाइप करवा के आपको कराएंगे, इसलिए प्लीज शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए अब जैव प्रौद्योगिकी के सिद्धांत को लिखें, यानी कि जैव प्रौद्योगिकी जो है उसका सिद्धांत उसी को लिखने के लिए कह रहा है, तो ध्यान से समझेंगे। जैव प्रौद्योगिकी के विकास में दो प्रमुख तकनीकों का योगदान है, एक आनुवंशिक अभियांत्रिकी, दूसरा आपका रासायनिक अभियांत्रिकी। अब आनुवंशिक अभियांत्रिकी क्या है, रासायनिक अभियांत्रिकी क्या है, ये दोनों चीज को लिखना पड़ेगा, तभी आपको 2 मार्क्स मिलेगा। अच्छे से देखिए सबसे पहला पॉइंट है आनुवंशिक अभियांत्रिकी। कभी कभी सिर्फ इसी के बारे में पूछ देता है, तो आप इसको भी अच्छे से ध्यान रखेंगे, ठीक है। आनुवंशिक अभियांत्रिकी क्या होता है कि आनुवंशिक अभियांत्रिकी वह प्रौद्योगिकी है जिसके द्वारा किसी भी जीवन से डीएनए या जीन निकालकर किसी अन्य जीवन के जीन के साथ युग्मित किया जाता है, यानी कि मिलाया जा सकता है। इसी को हम लोग आनुवंशिकी अभियांत्रिकी बोलते हैं। दूसरे शब्दों में हम समझ सकते हैं कि आनुवंशिक अभियांत्रिकी को युग्मित डीएनए प्रौद्योगिकी भी कहा जाता है, समझ गए। अब दूसरा पॉइंट है कि रासायनिक अभिक्रिया प्रक्रियाओं में रोगाणुहित वातावरण बनाकर केवल वांछित सूक्ष्म जीवों को सुकेंद्र की कोशिकाओं में वृद्धि कर अधिक मात्रा में जैव प्रौद्योगिकी के उत्पादन का निर्माण किया जाता है, जैसे कि एग्जाम्पल आपका दिया हुआ है एंटीबायोटिक्स, टीके, एंजाइम का उत्पादन। तो दोस्तों टोटल हम लोगों ने 5 शॉर्ट क्वेश्चन किया। शॉर्ट क्वेश्चन आपका और भी बहुत है जो कि हम लोग नेक्स्ट सेट में करेंगे, तो आपका ये सेट 1 था, यानी कि पार्ट 1 था। प्लीज आप लोग ध्यान देंगे, पार्ट 1 को देखें जैसे, उसी तरीके से पार्ट 2 पार्ट 3 को देखेंगे, और आपको गारंटी देता हूं 60 से 70%, क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव भी करवाया जा रहा है, और अभी फिलहाल शॉर्ट किए, लॉन्ग क्वेश्चन भी करेंगे, यानी कि दीर्घ क्वेश्चन भी करेंगे। बस आप लोग प्लीज ध्यान से अच्छे से बने हुए रहेंगे। चलिए फिर मिलेंगे नए वीडियो में, ऐसे ही प्यार करते रहिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, प्यार करते रहिए, मतलब मेरे साथ, ये नहीं कि अपने एक दूसरे के साथ, ठीक है। अभी प्लीज पढ़ाई में फोकस कीजिए, टाइम बहुत कम है, इधर उधर टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है। समय ही बलवान है दोस्तों, ये समय निकल जाएगा, फिर आपको जिंदगी भर पछतावा होगी जब जब आपका रिजल्ट का काम होगा। इसलिए अच्छे से पढ़े, 2 महीना है, 2 महीना समझ ले कि कुछ नहीं है दुनिया, उसके बाद फिर तो दुनिया ही दुनिया है। फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो लंबी बन जाती है इसलिए ज्यादा नहीं बोल पाता हूँ। थैंक यू।